भाग 7। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ होता जाता है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं, पर उसके हो जाने से हमारी जिंदगी की चाल बहुत हद तक बदल जाती है। शांत पड़ी जिंदगी में या तो तूफान आ जाता है या फिर जिंदगी में एकदम शांति छा जाती है। लेकिन बिट्टू जी की लाइफ के बारे में क्या कहें कि जब से इनकी जिंदगी में सोनम का प्रवेश हुआ है, जिसे डॉक्टर साहब सिरे से निकारते हैं, तब से बस तूफान ही तूफान आया हुआ है इनकी लाइफ में। अब फिर कुछ ऐसा होने वाला था कि अब की डॉक्टर अमित गुप्ता जी के हाले दिल उनके खुद के स्टेथोस्कोप से भी नहीं जान सकेंगे। आप लोग समझ जाएं तो थोड़ी सी मदद हमारे डॉक्टर साहब की भी कर देना। सोनम जल्दी जल्दी कॉलेज कॉरिडोर को लांघते हुए मेन गेट की तरफ पहुंचे रही थी कि सामने से रजत सर आ गए, यानी फिजिक्स वाले सर, जिनके साथ सोनम की पहले दिन बहस हो गई थी। अरे इतनी जल्दी में कहां जा रही हैं मैम? घर ही जाएंगे सर। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आराम से भी बात कर सकती हैं ना आप, रजत ने कहा। कर सकते हैं, पर हम करना जरूरी नहीं समझते, सोनम ने जवाब दिया। रजत ने दिठाई देते हुए कहा, तो किसके साथ करती हो? उस दिल के डॉक्टर से? सोनम अवाक रह गई। रजत से उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अपने सब्जेक्ट का माहिर टीचर था, जिसकी वजह से सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर वो भी सोनम के लिए ऐसी सोच रखता था। वो हैरान रह गई। गुस्सा तो उसे बहुत आया और वो रजत को कुछ कहने भी जा रही थी कि सामने से पियोन आता दिखाई पड़ा, जो सोनम के पास जाकर खड़ा हो गया। पियोन, सोनम मैम, आपके घर से कोई लेने आया है। सोनम, ठीक है काका, आप चलिए, हम आते हैं। वो रजत को जलती हुई आंखों से देखते हुए चली गई। सोनम ने देखा तो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अमित उसे लेने आया है। अमित तो सोनम को ही देख रहा था। जैसे ही वो उसके पास जाकर खड़ी हुई तो डॉक्टर साहब बोले, इतने गुस्से में क्यों हो? किससे लड़कर आ रही हो? या मीठी मीठी बातें करना भूल जाती हो क्या? या फिर ये नौटंकी सिर्फ घर पर ही करती हो? चलो, माँ का फोन आया था, तुमको लेता हुआ आऊं। घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो महारानी तो तुम्हारे बिना हल्दी भी नहीं लगवाएगी। पता नहीं क्या जादू कर रखा है सब पर। अरे कोई तुम्हारा असली रंग क्यों नहीं देख पा रहा है? सोनम रुआंसी हो गई। अपनी आंखों की नमी को छिपाते हुए बोली, आप जाओ, हम आ जाएंगे। डॉक्टर साहब चढ़ गए। एक बार फिर से इंकार। लड़कियां मौका तलाशती हैं कि एक बार बिट्टू जी उन्हें अपनी बुलेट पर लिफ्ट दें, और ये मैडम जी साफ इंकार कर रही हैं। किस बात का घमंड है इसको? इतना सब पर डॉक्टर साहब पल भर में सोच लिया। फिर बोले, मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हें लिफ्ट के लिए पूछता फिरूं। माँ के कहने पर ही आया हूं, और ये अच्छे होने का नाटक मेरे सामने तो मत ही करो तुम। जल्दी बैठो, श्री बिट्टू जी ने ताना मारते हुए कहा और बुलेट की चाबी घुमा दी। सोनम अपनी बेचारगी पर लगभग रो ही दी। एक रजत है जिसने आज उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो डॉक्टर साहब से बात करती है, जबकि हकीकत में तो डॉक्टर साहब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और उसकी सिसकियां निकलने लगी। अमित को लगा कि शायद सोनम रो रही है, तो उसने साइड मिरर में देखा तो उसको बहुत खराब लगा। शायद वो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था सोनम के साथ। सोनम के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे, पर वो इतना बेचैन क्यों था? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो सोनम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर उसके आंसू बहते देख उसे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही थी? यही सब सोचते हुए घर आ गया और सोनम चुपचाप उतरकर ऊपर अपने रूम में आ गई। उसे रजत से ज्यादा अमित की बातों से तकलीफ हुई थी। कितना गलत सोच है अमित की उसके बारे में, और वो फिर फूट फूट के रो पड़ी। काफी देर रोने के बाद उसे कुछ हल्का फील हुआ तो वो शॉवर लेने चली गई। नहाकर रही सही सुस्ती भी भाग गई और वो फटाफट तैयार होकर नीचे पहुंच गई। नीचे मौजूद हर कोई बस सोनम को ही देखे जा रहा था। वो लगी इतनी प्यारी रही थी कि राधिका जी को कहना ही पड़ा, अरे सोनम बेटा, जरा अंदर आओ, कुछ काम है। सोनम राधिका के पीछे पीछे कमरे में गई, पर माँ भी जल्दी में सोनम को अपने रूम में न ले जाकर जो रूम सामने पड़ा उसमें ले गई, और वो रूम डॉक्टर साहब का था। माँ ने उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाया और कहा, बेटा तुम कृपा के साथ ही बाहर आना, नहीं तो ये मुई मोहल्ले वाली आज तुम्हें नजर लगाकर ही छोड़ेगी। क्या आंटी जी आप भी? सोनम ने शर्माते हुए कहा। तभी राधिका जी को बाहर से आवाज आई और वो अभी आती हूँ कहकर चली गई। बाहर कमरे की बालकनी में बिट्टू जी किसी कॉल पर थे। कॉल खत्म करके अंदर आने के लिए मुड़े ही थे कि उनके पैर वहीं जम गए और नजरों ने सोनम के चेहरे से हटने से इनकार कर दिया। व्हाइट कलर के अनारकली में येलो कलर का दुपट्टा, लंबे बालों की ढीली चोटी, आंखों में काजल, कानों में मैचिंग ईयरिंग,
गले में पतली सी एक ठाव चमकता स्टोन वाला पेंडेंट और हाथों में मैचिंग बैंगल्स। अमित का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों में वो ऑलमोस्ट डूब चुका था कि कृपा भीतर आ गई और बोली, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें ऊपर देखने गए थे। चलो जल्दी बाहर चलो, हल्दी की रस्म शुरू हो रही है और माँ के बाद मैं तुमसे ही हल्दी लगवाऊंगी, बाद में और किसी का नंबर आएगा। ये कहते हुए कृपा सोनम का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। बिट्टू सोचता रह गया कि बिना मेकअप के कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है क्या? यूं तो आज के फंक्शन में बॉयज आर नॉट अलाउड थे और उसका मन बाहर ही लगा हुआ था, पर वो नहीं जा सकता था, इसलिए अंदर ही वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म समाप्त हुई और डांस शुरू हो गया। पहले राधिका जी ने डांस किया। वाह वाह सोनम और कृपा ने खूब सीटियां बजाई। इस उम्र में भी क्या लचक थी उसके डांस में। अंदर एक खास जगह से नंद किशोर जी भी अपनी धर्मपत्नी के इस शानदार नृत्य प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे थे। लो कर लो बा। जब बाप इस उम्र में भी छुप छुप कर अपनी पत्नी का डांस देख रहे थे तो डॉक्टर साहब से शराफत की उम्मीद करना गलत है यार। सब हल्दी चढ़ाने वाली औरतों ने डांस कर लिया ढोलक पर, यानी कि ओल्ड फैशन। अब नंबर आया लड़कियों का, यानी डीजे, म्यूजिक प्लेयर, न्यू फैशन। सब ने अपने अपने फेवरेट गाने पर डांस किया तो हमारी हीरोइन कैसे पीछे रह जाती। आफ्टर ऑल उसकी बेस्टी की हल्दी थी। उसने अपने दुपट्टे को क्रॉस वाइज डाला और बोले चूड़ियां बोले कंगना गाने पर डांस शुरू कर दिया। और जो गजब डांस किया तो देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। और राधिका जी ने तो न जाने कितनी बार उसकी डांस करते हुए ही नजर उतारी। सबके होश फाख्ता थे। तो ये हमारे बिट्टू जी कैसे बच पाते? वो भी चुपचाप से डांस पार्टी का मजा ले रहे थे और बुराई से सोनम को देखे नहीं घूरे जा रहे थे। उस टाइम न तो सोनम उनको चालाक नजर आ रही थी और न ही मीठी मीठी बातों में फंसाने वाली कोई चालाक अभिनेत्री। बस वो मगन हुए उसे और उसके डांस को देखे जा रहा था। तभी उसके फोन पर रिंग बजी और उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि कपिल की कॉल आ रही है। फोन रिसीव करके वो गेट की तरफ भागा। वो भूल कैसे गया कि उसने कल कॉलेज में अपने पूरे ग्रुप को कृपा की शादी में शामिल होने का इनविटेशन दिया था और अभी वो सब हल्दी की रस्म में शामिल होने आए थे। ये सब मैडम जी के डांस के चक्कर में गड़बड़ हुआ। वो मन ही मन बड़बड़ाया और फिर बिट्टू जी सब कुछ भूलकर अपने ग्रुप की खिदमत में लग गए। वो सब लोग इस तरह से उसके घर पहली बार आए थे तो इतना तो बनता था। तभी कशिश की नजर सोनम पर गई और उसने सबसे कहा कि लुक एट गाइस, आई थिंक दिस गर्ल इज सोनम। सबकी नजर सोनम पर जाकर ठहर गई। कपिल, आलोक और सनाया को सोनम अच्छी लगी और कहा कि सिंपल एंड सोबर। पर कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा कि सिंपल एंड सोबर, माय फुट। ये मिडिल क्लास लड़की कहीं से भी अमित के बराबर की नहीं है। आई एम शॉक। तुम लोग इसके लिए उस दिन अमित को टीज रहे थे। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो आलोक ने कहा, सब गोरे लोगों का दिल भी गोरा नहीं होता है ना। कशिश समझ गई ये आलोक ने उसके बारे में ही कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आलोक उसे लाइक करता था और वो अमेंडा के चक्कर में पड़ी हुई थी। कशिश एक संपन्न घर की जिद्दी और बददिमाग लड़की थी जिसे अपने पैसे और रूप का बहुत घमंड था। और डॉक्टर साहब के दिमाग में ये जो मैच मिसमैच का बीज बोया था, ये कशिश की ही मेहरबानी थी। इन सब के बीच सोनम नाश्ते के लिए जब उन लोगों से कहने आई तो कशिश ने पूछ ही लिया, भाई वाह, तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो। कब से लगी हो इस घर में? लगता है नहीं आई हो। पिछली बार जब मैं आई थी तब तुम नजर नहीं आई थी। उसने गर्व से इठलाते हुए कहा। वैसे ठीक भी है, शादी के घर में 50 काम होते हैं तो आंटी जी बेचारी अकेले कैसे कर पाएंगी। और हाँ, एक बात और, आंटी जी बहुत अच्छी है। देखो, फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारे कपड़े भी अरेंज कर दिए हैं। और एक शैतानी मुस्कान उसकी ओर फेंकी। सोनम थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, सही कहा आपने कशिश, शादी के घर में 50 काम होते हैं तो हमें तो आंटी जी की हेल्प करनी ही है। और ये हमारा ही घर है, तो अपने घर में काम करके कोई नौकर हो जाए फिर तो तुम्हारी माँ भी नौकर ही हुई ना अपने घर में। सोनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को नौकर कहने की? कशिश चिल्लाते हुए बोली। वैसे ही जैसे तुम अभी सोनम को बोल रही थी। कृपा ने आते हुए कहा। कृपा को अचानक से सामने देखकर कशिश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, नहीं नहीं कृपा, मैं तो बस सोनम की वर्किंग स्किल की तारीफ कर रही थी। और रियली? झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और मैंने भी
पीछे से दादी भी आ गई। अब कशिश चुपचाप मुंह लटकाए खड़ी थी। दादी ने कहा कि देखो कशिश, आज तुम बिट्टू की मेहमान बनकर मेरी बच्ची की खुशी में शामिल होने आई हो, तो चुपचाप से फंक्शन में शामिल हो और घर जाओ। अगुवाई आज के बाद तुमने सोनम के साथ कोई भी बदतमीजी की तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम यहाँ मेहमान हो, समझी? जी। कशिश ने धीरे से कहा और वहां से निकल गई। उधर छत पर इन सब बातों से अनजान बिट्टू, कपिल और आलोक अपनी पार्टी अलग एंजॉय कर रहे थे। तभी आलोक ने कशिश को गुस्से में वहां से जाते हुए देखा। अमित ने आलोक को ऐसे कशिश को घूरते हुए देखा तो उसके पेट में हल्के से कोहनी मारते हुए कहा, ये कब कहेगा उससे अपने दिल की बात? आलोक झेप गया और बोला, उसको पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर वो शायद किसी और को पसंद करती है, उसने दुखी होते हुए कहा। तो कपिल बोला, अबे तुझे छोड़कर किसे पसंद करती है वो? अमित को। आलोक ने धीरे से कहा तो अमित को खांसी आ गई। अरे संभल कर यार, आलोक ने कहा। तू जानता है ना तूने अभी क्या बकवास की है? वो नाराज होते हुए बोला तो आलोक ने कहा, हाँ अच्छे से जानता हूं कि मैंने अभी क्या कहा है। और तू एक बात बता, मैं कशिश के मामले में झूठ क्यों बोलूंगा? पर मेरे और कशिश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी यार। अमित आलोक को विश्वास दिलाते हुए बोला, आई नो दैट देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड कशिश, पर उस पर तेरा भूत चढ़ा है। आलोक ने निराश होते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगा कशिश से। और वो कुछ आगे कहता हुआ तब तक कृपा सनाया को साथ लेकर छत पर आ गई। उसके चेहरे को देखकर बिट्टू ने अंदाजा लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है, वरना अपनी हल्दी वाले दिन वो इतना गुस्सा नहीं होती। कृपा ने कहा, भाई आप कशिश को समझा लेना कि आइंदा से सोनम से अच्छे से बात करे और अपनी लिमिट में रहे, नहीं तो इस बार आपकी दोस्त होने की वजह से छोड़ दिया, पर अगली बार नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अभी तक तो कशिश की वजह से आलोक परेशान था, अब कृपा को क्या हो गया? उसने सनाया से पूछा तो सनाया ने उन सभी को सारी बातें बता दी। अब अमित को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ कहे वहां से नीचे चला गया और सोनम को ढूंढने लगा। तभी उसे सोनम हल्दी का कटोरा लेकर कृपा के कमरे में जाती दिखाई दी। उसने आव देखा न ताव और छटके से सोनम का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। खींचने की वजह से हल्दी की छींटें सोनम और अमित दोनों के कपड़ों पर पड़ गई। पर अभी तो इस और दोनों ही में किसी का इस और ध्यान ही नहीं गया। अमित ने सोनम को दीवार की ओर धक्का दे दिया, जिससे सोनम के सर पर कट लग गया और उस जगह पर खून चमकने लगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त इतने गुस्से में थे कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। अमित ने सोनम के दोनों कंधों को झकझोरते हुए कहा कि तुमको प्रॉब्लम क्या है? कशिश को तुमने ऐसा क्या कहा कि वो रोती हुई यहां से चली गई? तुमको मुझसे, मेरे दोस्तों से आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो चिल्लाया, अब बोलो, डैम इट, व्हाई आर यू कीप साइलेंस मोड? वो इस कदर गुस्से में था कि सोनम के हाथ को इतनी कस के पकड़ा था कि सोनम के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा कि लीव मी, इट्स हर्टिंग रियली। रियली? तुमको हर्ट होता है? तुम्हें तो दूसरों को हर्ट करने में मजा आता है। और उसकी पकड़ सोनम की कलाई पर और मजबूत हो गई। तभी कृपा और दादी राधिका जी सोनम को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और वो सब देखकर उनको बहुत गुस्सा आ गया। राधिका जी बिट्टू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, ये सब क्या है बिट्टू? मानते हैं कि तुम सोनम को नाम पसंद करते हो, पर तुम इस तरह की हरकत करोगे, वो भी उस बददिमाग लड़की के लिए? माँ, आप नहीं जानते कि इसने कशिश के साथ जरूर कुछ मिसबिहेव किया होगा, तभी तो वो रोते हुए यहाँ से चली गई। अमित ने माँ को अपनी सफाई दी। हाँ, ये सच है कि वो यहाँ से रोते हुए गई, पर इसीलिए नहीं कि सोनम ने उससे कुछ कहा, बल्कि मैंने उसे डांटा, इसीलिए। इस बार दादी ने कहा, पर आपने क्यों दादी? क्योंकि वो बदतमीज लड़की हमारे घर में घर के मेंबर के साथ बदतमीजी कर रही थी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बाहर का इंसान घर के सदस्य के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कहे। दादी ने नाराज होते हुए कहा, पर किसके साथ? अमित अभी भी उलझा हुआ था। सोनम के साथ भाई, कृपा ने कहा। उसने सोनम के साथ बदतमीजी की और उसको इस घर का नौकर तक बोला। सोनम ने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, वो तो वहां पर आपके दोस्तों से नाश्ते के लिए पूछने गई थी। इन सब के बीच सोनम चुपचाप आंखों में आंसू भरे नीची निगाह किए खड़ी थी। देख बिट्टू, तेरी वजह से, तेरे सो कॉल्ड स्टेटस की वजह से अगर सोनम को जरा सी भी दिक्कत हुई तो तू समझ लेना। राधिका जी ने बिट्टू को आगाह करते हुए कहा, मैंने इसके पापा को भरोसा दिया था कि सोनम को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही मेरे दिए गए भरोसों को तोड़ने में लगा है। राधिका जी ने कहा, गलती आपके दोस्त से हुई है, गलत आपकी दोस्त है,
और आपने बिना पूरी बात जाने सोनम को इतना कुछ सुना दिया भाई। कृपा तड़प रही थी। ये अपनी दोस्ती कॉलेज तक ही रख। ऐसे बदतमीज दोस्त आइंदा इस घर में नहीं आने चाहिए, समझ गया तू? माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और सोनम को साथ लेकर वहां से सब चले गए। अब वहां केवल अमित बुत बनकर खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती आखिर उससे हो कैसे गई। क्या वो कशिश को नहीं जानता था कि कितनी नकचड़ी लड़की है? वो तो बस अपनी दोस्त आलोक की वजह से और उसके नॉलेजियस माइंड की वजह से बर्दाश्त करता था। क्यों नहीं एक बार उसने सोनम की बात सुनी? क्यों नहीं उसने कृपा की कही बात को सही मान लिया? अब उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना बदतमीज कब से हो गया कि सोनम दर्द से कराह रही थी और उसने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया। ये सोचकर ही उसने अपना हाथ दीवार पर मार दिया और वहीं निढाल होकर बैठ गया। रात गहरा चुकी थी। सारे मेहमान विदा हो चुके थे। कुछ रिश्तेदार आ गए थे, वो भी गहरी नींद में सो चुके थे। लेकिन बिट्टू की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर सोनम का दर्द में डूबा हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा याद आ रहा था। और तभी उसके कदम सोनम के रूम की तरफ पड़ गए। धीरे धीरे वो आसपास चारों ओर देखते हुए ऊपर जा रहा था। एक बार तो वो तमाशा करवा चुका था अपनी बेवकूफी की वजह से, पर इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था वो। उसने धीरे से झांक कर देखा तो सोनम सो चुकी थी। उसकी आंखों की कोरों पर अब भी नमी थी। इसका मतलब वो रोते रोते ही सो गई थी। अमित फिर उसके मासूम से चेहरे में खो गया और अपने कान पकड़कर माफी मांगी, पर वो सो रही है भाई। अमित ने घबराहट में पलट कर देखा तो सामने कृपा खड़ी थी। आई एम सॉरी कृपा, बिट्टू ने कहा तो कृपा ने कहा, भाई, जिसका आपने दिल दुखाया है माफी भी उसी से मांगना। पर अभी यहाँ से चलिए। बुआ जो यही है, और अगर उन्होंने आपको इस वक्त आपको यहाँ देख लिया तो आधी रात को ये हंगामा कर देगी। और कृपा ये कहकर वहां से चली गई। बिट्टू ने एक बार मुड़कर सोनम की तरफ देखा तो उसकी नजर उसके हाथों पर चली गई, जहां उसके कसकर पकड़ने की वजह से रैशेस हो गए थे। और वो एक बार फिर तड़प उठा। पर क्यों हो रही थी उसे ये तड़प? वो अभी भी अपने दिल के हाल से अनजान था। अब क्या होगा आगे? डॉक्टर साहब की कहानी तो अटक गई। क्या सोनम इन्हें माफ कर देगी? क्या बिट्टू जी को अपनी तड़प, अपनी बेचैनी समझ में आएगी? अब कशिश का क्या होगा हाल? जानते तो है ना आप सभी कि हमारे डॉक्टर साहब का गुस्सा बहते खराब है।